ठीक है। सो सर्कुलर मोशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 9th में, थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज होगा ही। लाइक डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन किसको बोलते हैं? ये लिखते हैं इसके ऊपर, है ना, ये है डिजिटल स्लेट, इसके ऊपर जहां पर दिखता नहीं कि क्या लिख रहे हैं, वो इधर दिखता है सामने स्क्रीन पर। इसको पेन टैब बोलते हैं, सर्च करके देख सकते हो। सो डेफिनेशन इसका अपन लोग बात करते हैं। डेफिनेशन आप लोग पहले से जानते होंगे। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? अ बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, दैट्स इट। अब सर्कुलर पाथ ये आप लोग मैथ्स में डिटेल में पढ़े होंगे, सर्कल किसको बोलते हैं, है ना, वेयर द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इज फिक्स्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कुलर पाथ पर जो भी बॉडी मूव करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। सो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। when a body moves on when a body moves on circular path then it is called circular motion, then it is called सर्कुलर मोशन। ओके, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। अब देखिए सर्कुलर मोशन और जो भी हम लोगों ने इससे पहले के 1D मोशन में जो पढ़ रखा है वही सारी चीजें हम लोग वापस से इसमें पढ़ने वाले हैं। बस सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम लोग बस सिर्फ इसमें ऐड कर देंगे एंगुलर, है ना। तो जब हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐड कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। वहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी, वेलोसिटी, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। जो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड, यहां पर हो जाएगा एंगुलर स्पीड, है ना। जो लीनियर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। मोमेंटम जो पढ़ा था हम लोगों ने वहां पर लीनियर मोमेंटम, अब वो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। बता रहा हूं आदर्श, एंगुलर मीन्स क्या होता है, एंगल मतलब क्या होता है, कोण। एंगुलर मतलब क्या होगा, कोणीय, है ना। तो मतलब जो एंगल बना रहा होगा, जैसे जो लाइन के बीच में जो एंगल बनाता है थीटा, इसी को बोलते हैं ना एंगल। तो ये बस वही वाला है, अलग टॉपिक इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा। बस वही होगा कि आप फोर्स बैलेंस इसमें करना सीख सकते हो, चाहो तो इसमें कर लो, चाहे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कर लो, बात एक ही है ना। अब इसमें जो, हाँ, जो तुमने बोला कि इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक क्या होगा, तो इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक यही होने वाला है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। ये सब भी चीजें इसमें आपको एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। एंगुलर एक्सेलरेशन में भी ऐसा नहीं है कि जो वहां पर सिंगल एक लीनियर एक्सेलरेशन होता था, यहाँ पर भी एंगुलर एक्सेलरेशन दो तरह के मिलेंगे आपको। तो थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है, टर्मिनोलॉजी आपको लगभग सेम मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब कुछ, हाँ, पढ़ा हुआ सब कुछ है आपको, बस सिर्फ उसी को इलेबोरेट करना है ना। एक्स्ट्रा इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, है ना। तो यहां पर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बोलेंगे, ये बोलेंगे दैट इज द एंगल मूव्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन।
जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक सर्कुलर मोशन है, अगर ये एक सर्कल है और ये हमारा हो गया ओरिजिन सेंटर, किसी भी टाइम पर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको दिया गया है P, है ना। लेट सपोज दैट एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियली इसका जो पोजीशन दिया गया है वो है, ओके माइक लगा हुआ था, अब मैं ऐसे ही बोल रहा था। चलो अब ठीक है ना। अब ठीक है क्या वॉल्यूम? बोलिए। हाँ ठीक है, परफेक्ट। हाँ माइक लगा हुआ था पर मैं ही ऐसे पढ़ा रहा था। ओके सो अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है तो किसी भी टाइम टी इक्वल, मैं मान लेता हूं कि इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू 0 इसका पोजीशन जो था वो P था, और थोड़े देर के बाद ये ऑब्जेक्ट लेट सपोज कि इस पॉइंट पर आता है, लेट से दिस इज P डैश एट एनी टाइम t इज इक्वल टू T पर, करेक्ट। सो इतने देर में जो भी ये एंगल मूव कर जाएगा, जो भी ये एंगल मूव किया दैट थीटा, दिस थीटा विल बी टर्म्ड एज, this theta will be termed as angular displacement, this will be angular displacement, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका डिपेंड करता है ओरिजिन के ऊपर, है ना, और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि इसका रेफरेंस लाइन कौन सा है ना। रेफरेंस लाइन से मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप जब पोजीशन P जब आप ड्रॉ कर रहे हो, है ना, तो आप इस पोजीशन को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। यहां पर आपको याद आएगा मैंने बताया था कि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो तरह का होता है, एक होता है कार्टेशियन और दूसरा होता है पोलर फॉर्म। तो यहां पर नॉर्मली हम लोग पोलर फॉर्म को यूज करते हैं, करेक्ट। सो अगर ये मेरा रेफरेंस लाइन है तो इस पॉइंट का पोजीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज r, देन इस पॉइंट का पोजीशन हो जाएगा r कॉमा, और ये जो थीटा जो इसने मूव किया, लेट सपोज दिस इज थीटा 1, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा 1 से, ओके ओके। अनदर पॉइंट इज कि जो ये सेकंड पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विथ रेफरेंस टू दिस रेफरेंस लाइन, लेट सपोज दिस इज थीटा 2, तो इस पॉइंट का भी जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r कॉमा थीटा 2। तो जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। So, मेरा कहने का मतलब ये था कि रेफरेंस लाइन चाहे आप कोई भी ले लीजिए, दैट डिफरेंस बिटवीन द थीटा 2 एंड थीटा 1 रिमेन्स द कांस्टेंट एंड दैट विल बी द इक्वल टू द थीटा, करेक्ट। सो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन, कि आप ओरिजिन कहां पर सिलेक्ट कर रहे हो, बाकी ये रेफरेंस लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलिए आदर्श तिवारी, मेरे व्हाइट बोर्ड को क्यों हैक कर रहे हैं? Okay. So now tell me what will be the unit of angular displacement? Once again का चलिए ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, शायद ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन हो गया, मैंने कंसीडर किया ये हमारा ओरिजिन रेफरेंस लाइन है, और यहां से इनिशियली ये 30 डिग्री के दूरी पर था, है ना, इस पॉइंट का जो पोजीशन था दैट वाज इनिशियली 30 डिग्री, एंड ये जो पॉइंट है ये लेट सपोज कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, करेक्ट। तो इस पॉइंट का लोकेशन, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट का लोकेशन मान लीजिए कि ये 60 डिग्री पर है और ये कितना है, 30 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये रेफरेंस लाइन को मैं रोटेट करा देता हूँ, ये रेफरेंस लाइन को मैं नहीं मानता हूं, मैं बोलता हूं कि मेरा रेफरेंस लाइन ये होगा, है ना, और ये यहां से नीचे की तरफ मान लीजिए कि ये 20 डिग्री है, लेट सपोज, मानने में क्या जाता है। सो अब ये जो एंगल होगा इस रेफरेंस पॉइंट से इस लाइन का पोजीशन, ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, दैट इज 30 प्लस 20 डिग्री, है ना। और
ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन कितना हो जाएगा 60 + 20 डिग्री, करेक्ट। तो नया कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। So what will be the angular displacement? Theta will be always equals to what? Final minus initial, 80 degree minus 50 degree. ये कितने के बराबर आ जाएगा? That will be the equals to 30 degree. Initially अगर मेरा रेफरेंस लाइन ये हुआ करता था, तब हमारा थीटा का वैल्यू कितना होता? 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अल्टीमेटली जो हमारा थीटा का वैल्यू आया वो कितना आया? 30 डिग्री। क्या ये इस बात पर डिपेंड किया कि मेरा रेफरेंस लाइन ये है या ये है? तो मैं बोल रहा हूं कि जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन होता है, कि आप एंगुलर पोजीशन किस लाइन के कंसीडर कर रहे हो। बात आ रही समझ में? क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अदर्स? रिया? यस सर। ओके, बहुत धीरे बोल रहे हो तुम लोग। आज खाना नहीं हुआ है क्या? यस सर। इसका मतलब खाना मिला है। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। अब आप लोग बताइए कि इसका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। हाँ, तो इसका जो यूनिट होगा ये हो जाएगा एसआई यूनिट इज रेडियन। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? रेडियन होता है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RAD लिखते हैं, है ना। या रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई के टर्म्स में, है ना। रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ पाई। अब बताइए, अगर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है तो टोटल कितना डिग्री ये मूव करेगा? 360। सो 360 डिग्री इक्वल टू कितना पाई होता है? 2 पाई। सो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर आपको क्वेश्चन में डिग्री में दे दिया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पाई के टर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई का एक वैल्यू भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कितना? 22/7। ये होता है क्या? यस सर। तो ये पाई का वैल्यू अगर आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना, ऐसी डिजिट में कन्वर्ट करना होगा तो पाई का वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको एज इट इज, नॉर्मली हम लोग पाई को एज इट इज ही छोड़ देते हैं। सो अगर हमें कन्वर्ट करना पड़े डिग्री को पाई में, तो हम लोग डिग्री को पाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये आप लोग पहले से जानते हो कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एज वी नो दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई 360। सो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 180। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। सो अगर वैल्यू यहाँ पर कुछ भी दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे? पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। सो ये हो जाएगा पाई बाई 3 के बराबर। ओके, हाँ, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 3। यहां तक तो आई थिंक क्लियर होगा। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म्स ये आता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? इस पे हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस सिर्फ चलिए मैं शॉर्ट में आपको बता ही देता हूं कि हाँ, स्केलर भी है और ये वेक्टर भी है। डिपेंड करता है कि इसका साइज कितना है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा है ना, लार्ज क्वांटिटी है, then it will be behave as a scalar quantity. ओके, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा, दैट इज, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी होता है, नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना। बट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल,
theta tends to 0, then it is vector quantity. तब ये वेक्टर क्वांटिटी की तरफ बिहेव करता है, तब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये टर्म्स है, आप याद रखिएगा। तो जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक में, यहाँ पर हम लोग थीटा को नॉर्मली वेरी स्मॉल ही कंसीडर करेंगे। सो हम लोग मानेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी ही है, बट एक्चुअल में हमारा ये होता है, थीटा इज नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर, क्लियर। आई होप सब क्लियर होगा। हाँ, इसमें देखिए एक टर्म और इस्तेमाल किया जाता है, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन। तो ये सब क्या पॉइंट आपको क्लियर है? ये सब आप समझ जाओगे। 1 रेवोल्यूशन मतलब कितना? 360। 360। हाफ रेवोल्यूशन मतलब कितना? 180। तो एक चलिए छोटा सा एक टेस्ट कर ही लेते हैं, फिर देखते हैं कितने लोग इसको रिप्लाई कर पाते हैं। इसके बेसिस पर एक दो एग्जांपल कर देते हैं। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर द फॉलोइंग। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट संदेश और फॉलोइंग। हमें दिख जाता है, ऐसी वैसी हरकतें ना करिए जिसकी वजह से आपको जेल जानी पड़े। हो गया। सो फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट, अगर मैं बोलता हूं 1.5 रेवोल्यूशन, 1.5 रेवोल्यूशन। सेकेंड, 2 1/3 रेवोल्यूशन। थर्ड, 1/4 रेवोल्यूशन। बस इतना काफी है। 3 फटाफट जल्दी से बताइए। मुझे पता है कि फर्स्ट एंड थर्ड जल्दी से बता दोगे, सेकंड में आप लोग थोड़ा सा वेट करोगे, बट फिर भी क्विक। थ्री पाई 14/3। अमरजीत 540 क्या है? ना 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 ना, ऐसा डिग्री में ना करिए। हमें तो रेडियन में चाहिए ना इसका आंसर। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट तो रेडियन होता है। फर्स्ट का 8π/9, ऐसा क्यों रिया? एट पाई बाई 9 क्यों? ओके, हाँ ठीक है अंजन, पहले का 3π ठीक है, दूसरे का 4π प्लस 1/3 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा ये? पहले का 1.5π। कल्याणी कैसे कर रहे हो तुम लोग भाई? हे भगवान, मुझे लगा कि पहला तो आप लोग इजीली कर लोगे। 1 प्लस हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस हाफ रेवोल्यूशन का मतलब हो जाता है ये 1 प्लस हाफ रेवोल्यूशन। अगर ये एक सर्कुलर पाथ है तो 1 रेवोल्यूशन अगर ये घूमता है, जैसे ये पॉइंट से अगर ये कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन घूमेगा तो पहला कितना हो जाएगा? 1 रेवोल्यूशन के लिए 2π है ना, प्लस
once again फिर ये यहाँ से मूव करेगा और हाफ रेवोल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। सो अगेन ये कितना डिग्री एंगल मूव कर जाएगा, दैट इज विल बी इक्वल्स टू द 180 डिग्री, मतलब ये कितना पाई। सो टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई, दैट्स इट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, 2 रेवोल्यूशन प्लस 1/3 रेवोल्यूशन है ना। सो 2 रेवोल्यूशन अगर ये कंप्लीट करता है तो 2 प्लस 1/3 रेवोल्यूशन, 2 प्लस के लिए कितना हो जाएगा 4 पाई, और प्लस 1/3 के लिए कितना हो जाएगा π/3। π/3। पक्का? हाँ सर। सर मेरा आंसर देखिए ना हम चैट में भी। हाँ तो देखते ना 4 पाई प्लस 1/3 कितना हो जाएगा। अगर 1 रेवोल्यूशन ये मूव करता तो ये हो जाता 2 पाई, तो 1/3 कितना हो जाता 1/3 60 डिग्री। 1/3 60 डिग्री होता है? क्या बात कर रहे हो यार। 120 डिग्री। रेवोल्यूशन 360 डिग्री, 120 डिग्री होगा ना। हाँ तो 120 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, आप कर लो 120 इंटू पाई बाय 180, और ये कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 3 नहीं 6 9 फिर 2 ये 3, मतलब 2 पाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, दैट विल बिकम 14 पाई बाई 3। ये करेक्ट है आंसर। हाँ हाँ सिद्धार्थ, वेरी गुड। तो ये हो गया सेकंड। एंड थर्ड, ये तो बहुत ही आसान है, 1 प्लस 1/4, तो 1 रेवोल्यूशन में हो जाएगा कितना 2 पाई, प्लस 1/4 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा कितना π/2, ये हो जाएगा 5π/2। क्लियर है ना, कर सकते हैं। यस सर। ओके, जब भी कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो साथ साथ में वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी करता है ना। तो जिससे अगर मैं मान लो कि अगर मैं ये पाथ बनाता हूं, ये एक सर्कुलर, और बॉडी अगर थीटा एंगल से डिस्प्लेस करता है, मतलब इनिशियली कुछ पोजीशन यहाँ पर था, बाद में ये कुछ यहाँ पर चला आया, तो ये बॉडी लेट सपोज कि ये थीटा एंगल मूव किया। सो इफ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, सो ए से बी तक को जोड़ने वाला ये जो पॉइंट होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम लोग बोलेंगे एस। तो अगर मुझे कहा जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? ऐसा हम लोगों ने क्लास में पहले ही कर रखा है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, आप लोग डिराइव कीजिएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी परपेंडिकुलर लाइन, दिस विल बिकम θ/2। इस तरह का हम लोगों ने किया है क्लास में, है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट लेंथ ऑफ AB, है ना। ये आपको फाइंड आउट करना है। ये मैंने लगभग आपको हिंट दे दिया है, आप कर सकते हो, है ना। AB का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये AB को 2 पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। लेट सपोज दिस इज M एंड दिस इज सेंटर O। सो अगर आप AB का वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो सबसे पहले आप AM का वैल्यू फाइंड आउट करिए, है ना। एंड AB विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AM। एम का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एम का वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बाय द राइट एंगल ट्रायंगल। आपके पास ये वैल्यू पता है कि ये आर है, ये वैल्यू पता है कि ये θ/2 है, तो आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।
तो कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने का। व्हाट विल बी द लीनियर डिस्प्लेसमेंट व्हेन एंगल इज मूव्ड बाय थीटा, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? कर लेंगे यार। चलिए, तो हम लोग इससे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आगे निकलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, धीरे धीरे इस पे भी लिखना सीख जाऊंगा। एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी में हम लोग क्या करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यही होता था ना। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी, है ना। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी। सो जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? ओमेगा, है ना। और ओमेगा को लिखते हैं ऐसा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। डब्लू नहीं है ये है ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू, एज पर डिफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय टाइम टी, थीटा बाय टी। थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू, दैट वाज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, थीटा 2 माइनस थीटा 1, और टी क्या हो जाएगा? दैट इज द टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, t2 माइनस t1। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। सो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ये इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो जाए तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या होगा? बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना। सो ओमेगा कैन बी रिटन एज डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं डेल्टा ओमेगा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि इस टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिमिट टेंड्स टू 0, then d omega will be equals to d theta by dt, correct? d theta by dt. As we know that when angular displacement is very small, then it will be called as it is a vector quantity. तो हम लोग इसी को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? d ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू d थीटा वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो वेक्टर फॉर्म में, नहीं तो स्केलर फॉर्म में। नॉर्मली इसका जो डायरेक्शन है ना, ये आई कैप जे कैप के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ये एक अलग टाइप का वेक्टर है और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। नाम तो सुना ही होगा। वेक्टर के समय मैंने बताया था कि ये एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक डिस्क है, ये मैं एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं वो भी दिखाता हूँ, लास्ट स्लाइड आप कर लीजिएगा, जस्ट अ मिनट, पहले ये समझ लेते हैं। एक्सियल वेक्टर का मैं मतलब बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर हो गया ओरिजिन, और इनिशियल पोजीशन कुछ मेरा यहाँ पर था, है ना। बाद में ये पोजीशन कुछ यहाँ पर हो गया, तो जो एंगल मूव किया, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज इक्वल्स टू थीटा, है ना। इफ दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर ये थीटा बहुत ही स्मॉल हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे। इस पोजीशन पर आप ऐसा फेस कर दीजिए,
है ना, एंड देन अलोंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप फिंगर को कर्ल कीजिएगा, देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। सो अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा ये किधर हो जाएगा, अलोंग दिस एक्सिस, इधर के तरफ, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा कैप। आई बात समझ में? यही है ये एक्सियल वेक्टर। यहाँ पर हम लोग आई कैप और जे कैप के टर्म में नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, अलोंग द एक्सिस मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए। सो ये मैं बोलने वाला था कि ये जो होता है ये होता है एक्सियल वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। हो गया? तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने आ गया, टाइम इंटरवल अगर आपको पता है तो आप इजीली एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, ये क्लियर है सबको? ये एक एग्जांपल है, तो ये आपको घर पे इसको डिराइव करना है। ओके वैष्णवी, सिद्धांत आगे बढ़े, हो गया? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से लिखते रहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सियल वेक्टर। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक्सियल वेक्टर हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है एंड दैट इज फाउंड बाय द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रूल लगाइएगा, थंब रूल लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन। ओके ओके। अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सो यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता था, रेडियन, दैट इज रेडियन, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ओके। अच्छा, एंगल का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ओमेगा, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी का, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी इनवर्स अरिस। ओके, वेरी गुड। मतलब रेडियन का तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मास जीरो हो जाएगा, एल जीरो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से आएगा, टाइम के वजह से एक डायमेंशन आ जाएगा, दैट विल बी द इक्वल टू द टी टी माइनस माइनस 1। सो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा टी माइनस 1। थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली लोग गलत करके आ जाते हैं ये सोच करके कि एंगल का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डायमेंशन होगा। तो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन ऑप्शन में दे भी दिया जाता है, ऑप्शन ए थीटा टी इनवर्स, है ना, फिर कुछ आ जाएगा m 0 l 1 t माइनस 1, इस तरह का कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो लोग सही टिक लगा के आ जाता है। बट एज वी नो कि एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो ये गलत है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी अब यहाँ से दो टाइप का हो सकता है, क्या कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट फिक्स टाइम इंटरवल में इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। और अगर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि 1D मोशन के केस में होता था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अगर देखा जाए तो इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। या अगर मैं बोलूँ इसको हम लोग नाम दे सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। है ना, तो अगर मैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, ये साथ साथ में डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इनिशियली डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन
तो ये डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना, तभी जाकर के हम लोग इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका हम लोग अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, if angular displacement is equal in equal time interval, then it will be called as the uniform angular velocity, है ना। और यही केस हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कब होगा, जब आपका यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगा तब। हालांकि ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे फिर से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये एक अलग से टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ाने के बाद। ठीक है। सिमिलरली हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी हम लोग लिख सकते हैं डिफिनीशन, ऐसे बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसी को आपको डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंजेस कर देना है, यहाँ पर बस सिर्फ अनइक्वल आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके डिफिनीशन को हम लोग लिख सकते हैं इफ ये सब आप लोग 1D मोशन के समय में आप इजीली समझ चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट बता रहा हूँ। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछ सकता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अनइक्वल, एक ही चीज के लिए क्या बात, एंगुलर अनइक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक दो एग्जांपल इस पर कर लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल ये है, इफ a wheel rotates 3.5 revolution in 5 seconds, find ओमेगा। सर स्लाइड कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा रुकिएगा, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, 3.5 रेवोल्यूशन गोल गोल घूमता है, तो बताइए इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा। जल्दी यार, इतना टाइम लगाते हो। फोर पाई बाई 5, ओके। 7/5 पाई रेडियन पर सेकेंड, 7 पाई बाई 5। प्रश्न 4 पाई कैसे आ गया, सबका 7 पाई आ रहा है। 3.5 रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना हो जाएगा, 3 + 1/2, दैट विल बी द इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा 6 पाई, 3 रेवोल्यूशन मतलब 6 पाई, अब प्लस हाफ रेवोल्यूशन का मतलब कितना हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल्स टू द पाई, ये कितना हो जाएगा 7 पाई, ये हो जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ अनमोल पंचाल करेक्ट। तो जो आपका ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड। ये साइड हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। यस सर, नेक्स्ट एक इसमें एक और यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरपीएम। पता है आप लोगों को, कभी बाइक वगैरह चलाए हो
या बाइक का स्पेसिफिकेशन पूछे हो? यस सर, चला है। उसमें पूछता है ना मैक्सिमम टॉर्क एट 7500 आरपीएम, है ना, टॉप स्पीड एट 8500 आरपीएम, ऐसा कुछ देखे हो क्या? तो एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड पर मिनट, आरपीएम। राउंड भी बोला जाता है या रिवोल्यूशन भी बोला जाता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम इसी को बोलते हैं। तो आरपीएम किसका यूनिट है? ये यूनिट है किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। दिस इज द यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो 1 आरपीएम को हम लोग कितना रेडियन पर सेकंड लिख सकते हैं? 1 आरपीएम इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज द 1 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, यही होगा ना, 1 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, इसी को तो हम लोग बोलेंगे ना 1 आरपीएम। तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई, और 1 Two- मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 60, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 आरपीएम इक्वल टू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड, है ना। अगर आपको कोई भी एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम में दिया है तो आप उसको करस्पॉन्डिंग बदल सकते हो रेडियन पर सेकंड में। इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। सो हमें फाइंड आउट करना है, एक एग्जांपल इसी के ऊपर बेस्ड होगा। इफ शाफ्ट पता है क्या आप लोगों को? इफ अ शाफ्ट Yes sir. rotates at 7500 rpm, 7500 rpm, then find angle rotated in 2 सेकेंड। आसान है, फटाफट बताइए। ट्वेंटी 25 पाई। अमरजीत, आरपीएम को आपने कन्वर्ट किया क्या रेडियन पर सेकंड में? 500 पाई रेडियन। अंजन, लेट्स चेक इट आउट। ये जो आरपीएम जो दिया गया है 7500 आरपीएम, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन पर सेकंड में। ये कितना हो जाएगा? 7500 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बाई डिवाइडेड बाई 60। ये हो गया हमारा क्या है? रेडियन पर सेकेंड। कितना? रेडियन पर सेकेंड। और हमें जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2 सेकेंड, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो थीटा मूव आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7500 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 इंटू 30। ये गया इससे कैंसल, और ये हो गया 250, ये कितना हो जाएगा? 500 पाई। सो एंगल मूव कितना हो जाएगा? 500 पाई। अगर मैं बात करूं कि कितना रिवोल्यूशन हो गया, तो कितना रिवोल्यूशन ये हो जाएगा गोल गोल? 250 रिवोल्यूशन, यस। सो ये रिवोल्यूशन में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 250 रिवोल्यूशन। ठीक है, चलिए ये इसी पॉइंट को हम लोग आगे पढ़ाते हैं।
ये जो एग्जांपल है ना, इसी एग्जांपल को याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऊपर ही एक और एग्जांपल कराते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मान लीजिए कि आपका जो शाफ्ट था, अगर मैं प्रीवियस इसी का मैं एक्सटेंशन क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंजन का शाफ्ट आ रहा है, ऐसा है ना। अगर ये इंजन 7500 पर रोटेट कर रहा है और मैं इसके साथ एक व्हील कनेक्ट कर देता हूँ, व्हील मतलब चक्का, हमारा गाड़ी का ये चक्का है, तो ये मैंने व्हील कनेक्ट कर दिया। ऑन एवरेज जो व्हील का जो रेडियस होता है ना, वो कितना होता है 17 इंच के आसपास, है ना। और 1 इंच में कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 और प्लस 8, मीन्स अप्रोक्सीमेट पकड़ के चलिए ना कि 40 सेंटीमीटर के आसपास इसका जो रेडियस होगा, दैट रेडियस विल बी अप्रोक्सीमेट 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, करेक्ट। और ये जो शाफ्ट है प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा रोटेट हो रहा था कितने से 7500 से। ओके रिया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा इंजन से शाफ्ट आ रहा है, लेट सपोज कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसे इंजन होगा, जैसे कि हमारे व्हीकल्स में होता है ना, गाड़ियों में ऐसा ही होता है ना। तो ये हमारे पास इंजन है और इंजन से ये एक शाफ्ट कनेक्टेड है। शाफ्ट जो हमारा मूव कर रहा है वो कितने पे वो मूव कर रहा है 7500 आरपीएम पे मूव कर रहा है। और ये एक व्हील है जो कि शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है, जिसका रेडियस दिया गया है ना, रेडियस इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो आप मुझे सबसे पहला सवाल बताइए कि व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस व्हील। व्हील का नाम देते हैं ए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, कोई हमें बताए। टू 250 आरपीएम में ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है अंजन, आरपीएम में बताओ, सब लोग आरपीएम में बताइए, सिंपल सा। अगर शाफ्ट का एंगुलर वेलोसिटी 7500 आरपीएम है तो व्हील का आरपीएम कितना होना चाहिए 7500 से ज्यादा, 7500 से कम, 7500 के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। बोलिए बोलिए, शायद बोल रहा है रोशन। अच्छा मान लीजिए कि व्हील का आरपीएम 7500 से ज्यादा हो गया, क्या ये पॉसिबल है कि हम इंजन से इसको प्रोवाइड करें 7500 आरपीएम और व्हील उससे ज्यादा स्पीड में मूव करे? फिर तो दिक्कत ही नहीं था। हाँ, अब आशुतोष ने कंफर्म बोला कि इट विल बी इक्वल टू 7500 आरपीएम। हाँ, इक्वल ही होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। कम होगा तो क्या होगा देखिए, अगर मान लीजिए कि ये 7500 पर रोटेट हो रहा है और ये इससे कम आरपीएम पर रोटेट होगा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्लीपिंग मतलब समझ रहे हो ना, ये ऐसा स्लिप कर जाएगा, ऐसा स्लिप कर जाएगा, है ना। देखो ये मेरा हाथ है, ये फिक्स्ड है और ये मेरा शाफ्ट है। अगर ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है और मेरा हाथ रोटेट नहीं करेगा अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा, यहाँ पर एक फ्रिक्शन होगा, मतलब स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ द क्वेश्चन रिमेन सेम। क्वेश्चन उसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं कि जो 2 सेकंड में इसने जो रेवोल्यूशन 250 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया था, आपके पास 1400 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल। बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे मान लो कि ये एक व्हील है, हाँ मैं साइड से बना रहा हूँ, साइड व्यू देख रहा हूँ, ये हमारे पास व्हील है, ये इसका स्पोक हो गया, ऐसा कुछ स्पोक लगा हुआ है, स्पोक कुछ ऐसा ही होता है ना। तो ये व्हील का जो आपको रेडियस दिया गया है, वो आपको रेडियस कितना दिया गया है, दैट विल बी इक्वल टू द 14 सेंटीमीटर। सो अगर ये इसका ओमेगा दिया गया है 7500 आरपीएम, तो ये 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, यही तो हमारा रोड है। तो 2 सेकंड में ये रोटेट होकर के कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वी हैव ओमेगा इज इक्वल टू 7500 आरपीएम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल इन 2 सेकंड। Riya, I am asking about distance traveled. इसका रेडियस आपको दिया गया है ना, so this radius is equals to, ये 14 नहीं है जी, 40 है, सॉरी, हाँ 40 है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअल में 40 है, हालांकि 14 दिया था, ये गलत नहीं है, एक्चुअल में लगभग 40 सेंटीमीटर का एक व्हील होता है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं वो 17 इंच का व्हील होता है, तो 17 इंटू 2.5 करेंगे अप्रोक्सीमेट, मैंने लिया है 40 से थोड़ा ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। सो आंसर आ गया है 2200 सेंटीमीटर, इसका मतलब 22 मीटर हो गया ना आशुतोष। चलिए, कैसे किया आशुतोष, अनम्यूट करके बताइए। आशुतोष यस सर। बताइए कैसे किया। सर उसका सरकमफेरेंस निकाल लिए वेरी गुड, व्हील का, व्हील का, उसके बाद 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होता है वो निकाल लिए। वेरी गुड। सो वन उसके रिवोल्यूशन बाद में ये, वन रिवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट विल बी इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, करेक्ट। यस सर। सो ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू आर का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 80 पाई, करेक्ट। सर 14 है ना, अगर 14 लेके चलेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर 14 के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 पाई, करेक्ट। सही है यस ना, यस सर। ये हो गया 28 पाई। ये कितने में हो जाएगा, 1 रेवोल्यूशन में। अगर हमें निकालना होगा 250 रेवोल्यूशन में, सो मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4, जो इनिशियली बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था 14 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर 250 रेवोल्यूशन में ये हो जाएगा 250 इंटू 28 पाई, करेक्ट। और अगर मैं बात करूं 40 सेंटीमीटर के लिए, 40 सेंटीमीटर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 250 इंटू 250 इंटू, ये कितना हो जाएगा 80 पाई। तो जिन्होंने 40 समझ के बनाया है उसके लिए आंसर ये होगा, जिन्होंने 14 समझ के बनाया उनके लिए आंसर ये होगा, करेक्ट। आई होप ये क्लियर होगा सबको, समझ में आया क्या। हाँ जी, 2 सेकंड है तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा ना रोशन, 2 सेकंड में तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है ना, इसलिए तो मैंने बोला कि ये एक्सटेंशन है प्रीवियस प्रॉब्लम का। इसमें तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस में निकाल चुका था ना कि 2 सेकंड में ये टोटल कितना रेवोल्यूशन होगा, 250 रेवोल्यूशन। अब क्यों 2 सेकंड में लेना है, जब हमें पता ही है कि ये 250 रेवोल्यूशन होगा, तो हमें तो डायरेक्ट अब डिस्टेंस निकालना होगा ना कि 250 रेवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। रोशन, इज दैट क्लियर। हाँ चलिए ठीक है, ये
इसको हम लोग ये एंगुलर वेलोसिटी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ते समय थोड़ा एक टर्म इस्तेमाल किया था, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो दिस इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये 3D ऑब्जेक्ट है और अगर ये एंगल थीटा से मूव करता है, दिस इज एक्सिस, और ये एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है, लेट सपोज दिस इज एंगल थीटा, है ना। अगर ये थीटा बहुत ही स्मॉल होने लगे, बहुत ही स्मॉल होने लगे, तो कुछ देर के बाद ये आपका फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आपको ये ऐसा दिखेगा, है ना। थीटा और स्मॉल हो जाए तो ये सिंपल क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो कुल मिला जुला करके यहां से यहां तक मूव करने में जो स्मॉल एंगल थीटा है, दैट इज डेल्टा थीटा, इसमें जाने में जितना भी टाइम लगा होगा, दैट टाइम डेल्टा टी, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा ओमेगा का, दैट ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होगा। तो इसी को नॉर्मली हम लोग क्या बोल देते हैं, यही है हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा कब, व्हेन थीटा इज वेरी लार्ज, जब थीटा बहुत ही लार्ज हो जाएगा तो ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, इसी को हम लोग बोलेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। हालांकि ऐसा कुछ ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई हैव रिटन दिस, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हम लोग किसको बोलेंगे, बाई चांस अगर यूज में आ गया तो, अदरवाइज मैंने तो अभी तक यूज नहीं किया। ओके, चलिए एक आता है कि अगर कोई बॉडी, नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अगर कोई एक बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका टॉपिक यह है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, यह हम लोग सब कुछ पहले से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी बॉडी जो इनिशियली इस पॉइंट पर है, अगर ये बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पर इसके पास एक वेलोसिटी होगा, एंड दिस वेलोसिटी विल बी नोन एज v, और इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। हाँ, कोई तो अनम्यूट है। तो v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा, और ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो ये जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। अगर ये थीटा बहुत ही छोटा हो जाता है, लेट सपोज दिस इज एंगल डी थीटा, है ना, इफ दिस इज एंगल डी थीटा, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बीच में ये जो होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो इसका जो लेंथ होगा dl, that dl can be written as r into d थीटा के बराबर। क्यों? क्योंकि इसको मैंने माना है ये है रेडियस r। तो हम लोग जानते हैं कि आर्क लेंथ जो होता है वो कितना होता है, रेडियस इंटू थीटा के बराबर। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू r इंटू डी थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट dl, ये कितना हो गया, r इंटू डी थीटा के बराबर होगा। अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी,
सो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज dl डिवाइडेड बाई dt, यही होता है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, dl डिवाइडेड बाई dt। सो इसी टर्म को इस्तेमाल करते हुए हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एल, dl की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई dt, करेक्ट। सो v इज इक्वल टू, यहां से एक टर्म आ जाएगा, v इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा बाई dt को हम लोग लिखते हैं ओमेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, करेक्ट, सही है क्या। रिया नहीं आया, क्या नहीं आया रिया, बताइए फिर से। रिया या अनम्यूट करके पूछिए, क्या नहीं आया समझ में, डीटी वाला, ओके ठीक है। देखिए ये तो समझ में आया ना कि इनिशियल पोजीशन अगर मान लीजिए ए है, फाइनल पोजीशन अगर बी है, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैन बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रेट लाइन। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अगर बहुत सर्कल है एक, और इसका मैं बहुत ही छोटे से एक सेगमेंट को अगर मैं करता हूं, क्या हुआ सर, अब नहीं आएंगे क्या?